हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। IBACIA 2 का ऑलरेडी रिक्रूटमेंट नोटिस निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था इसका, जिसमें 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था मेंस्ट्रुएशन के सभी क्वेश्चंस। इससे पहले परसेंटेज, रेशियो एंड मिक्सचर चैप्टर के सभी क्वेश्चंस की मैं वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूँ, आप वो जरूर देखें। मेंस्ट्रुएशन की अगर मैं बात करूँ, 9 शिफ्ट में हमारे पास टोटल 23 क्वेश्चन आए थे। तो मैं कह सकता हूँ हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आपको मेंस्ट्रुएशन के देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्री नहीं आता, और मेंस्ट्रुएशन 2D का जो पार्ट होता है वो बेसिकली ज्योमेट्री से कनेक्टेड होता है, तो बेसिक्स हमें ज्योमेट्री के भी पता होने चाहिए। तो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं ये मान के चलूंगा आपको बेसिक फॉर्मूला वगैरह आते हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और प्रीवियस ईयर पेपर सभी एग्जाम्स के आपको RBI के टेलीग्राम चैनल पे, और मॉक फॉर्म में अगर आप पेपर्स देना चाहते हैं, IB के हो या बाकी किसी भी एग्जाम के हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको फ्रीली RBI की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लिंक्स आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कंप्लीट तैयारी के लिए SSC एग्जाम्स 2024 की आप ऑफिसर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन अंडर माई गाइडेंस होगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत पूरे प्रोसीजर के दौरान नहीं आएगी। चलो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, कहता है कि 3 साइड्स हैं इसके 6, 6 और 8। हमें बताना है इसका एरिया क्या होगा। देखो, 2 तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। एक होता है कि कंस्ट्रक्शन करके, और एक होता है डायरेक्ट। जब भी हमें किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हो, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला, अगर ये मेरे पास साइड है A, ये है B और ये है C, तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है एरिया होता है अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, राइट। और अगर हम बात करें S क्या होता है? S होता है सेमी पेरीमीटर, जो कि होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अर्थ परिधि। तो अगर हम सोल्व करेंगे तो सेमी पेरीमीटर क्या निकल के आएगा? 12 और 8 20 बाई 2 डेट इज 10। अगर मैं इधर सोल्व करूंगा तो यहाँ पे S की जगह 10 में से 6 को घटाऊंगा 4, अगेन 6 को घटाऊंगा 4 और 8 को घटाऊंगा तो 2। मेरे पास यहाँ पे 4 बाहर आ गया, 20 में से 2 बाहर निकालेंगे तो 4 और 2 8, और यहाँ पे आ जाएगा √5। ये मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। एक तरीका तो ये है कि हीरोन्स फॉर्मूला, जब भी तीनों साइड दे रखे हो हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, वो हम फटाफट से देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ये वाला मेथड भी कोई ज्यादा बुरा नहीं है। अगर ये वाली साइड 6 है और ये वाली साइड भी 6 है, तो मैं मान लेता हूँ ये वाली साइड है क्या? 8। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है, तो ये इसके बराबर, तो ये 4 होगा, ये 6 है। ये वाली साइड में हाइट निकाल सकता हूँ क्या? आप कहेंगे सर निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस वाले ट्राइंगल के अंदर। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये वाली साइड हो जाएगी रूट में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ से 2 को कॉमन ले सकता हूँ, 2 इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, बाहर आ जाएगा। और 3 स्क्वायर, सॉरी 16 8 9 माइनस 4 5, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2√5, ठीक। अगर मैं आगे बात करता हूं, यहाँ पे ये मुझे हाइट मिल चुकी है, मुझे बेस पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है मेरे पास 8 और हाइट है मेरे पास 2√5। सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अगेन ये 8√5 आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है ना एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। ये वाला लगा के भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा हो गया। तो 2 तरीके हमारे पास हैं इसका एरिया निकालने के लिए। बाकी ये वाला बेस्ट मेथड है अगर तीनों साइड गिवन है। अगर हाइट और बेस गिवन हो तो वो मेथड हम यूज करते हैं। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस की खास बात क्या होती है? समलंब की खास बात क्या होती है कि इसकी चारों साइड क्या होती है? बराबर होती हैं, है ना। इसमें कहता है कि जो स्मॉलर डायगोनल है वो लेंथ ऑफ साइड के बराबर है। तो अगर मैं इसका स्मॉलर डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये भी हमें साइड की लेंथ के बराबर दे रखा है A। जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो तो आप कहेंगे सर क्या बन जाएगा ये? ए तीनों साइड इक्वल, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया हमारा, और ये भी नीचे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारा रोम्बस क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने के होते हैं? 60 डिग्री। तो ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60 और ये 60, ठीक है। ये चीजें हमें पता होती हैं, रोम्बस में हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं थी फिर भी मैंने लिख दी। कहता है इफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर, हर एक साइड मेरी 4 सेंटीमीटर की यदि है, देन द एरिया
ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड इक्वल टू द बिगर डायगोनल ऑफ द रोम्बस। जो ये मेरा बिगर डायगोनल है ना रोम्बस का, तो ये बिगर डायगोनल हो गया। इस डायगोनल को यूज करके अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं तो इसका एरिया क्या होगा ये पूछा। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, मैंने आपको वैसे भी कई बार पढ़ाया भी है। देखो ये अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, नाम दे दूं ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल को देखूं तो हमारे पास क्या चीजें हैं, ये 60 60 ये वाला एंगल तो हो गया 120, ये 4 है, ये 4 है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री का होता है तो जो ये वाली लेंथ होती है ये होती है साइड रूट 3, साइड रूट 3। तो ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा। ये चीज आप चाहे तो कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं। कोसाइन रूल सर्च करिएगा, आप निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। ऑल्दो आप और कोई मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि सर ये वाली साइड मेरे पास क्या है, अगर आपको ये रूल वगैरह यूज नहीं करने हैं, आपको वैसे भी नहीं पता, तो आप कहेंगे सर जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अगर ये 4 है मेरे पास तो ये वाली साइड 2 हो जाएगी, और जो इंटरसेक्ट करते हैं ये 90 डिग्री पे करते हैं। तो अगर ये मेरे पास 2 है और ये वाला वैल्यू 4 है तो आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वाली दूरी जो मेरे पास निकल के आएगी ये आएगी 2 रूट 3 निकल के, और अगर ये 2 रूट 3 है तो पूरी लेंथ ही हो जाएगी 4 रूट 3। किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, अगर ये वाली लेंथ 4 रूट 3 है, हमें इस लेंथ को यूज करते हुए अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना, उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है रूट 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 3/4 इंटू में साइड क्या है हमारी 4 रूट 3। तो ये 4 3 जो 12, 4 कट जाएगा, 12 रूट 3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है सभी लोगों को, सिंपल सवाल था, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन में दे रखा है अ कोड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द सेंटर हैज द लेंथ इक्वल्स टू k स्क्वायर sin π/4 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज -k sin π/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ k इज एन इंटीजर। ठीक, देखो हमारे पास क्या था, एक कोड है जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे सेंटर ऑफ सर्कल से। जब हम बात करेंगे, अगर मैंने ये सर्कल लिया और उसका सेंटर ये मान लिया, इससे 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट की दूरी पे अगर मेरे पास एक कोड है, तो जब हम दूरी की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर दूरी की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट से अगर एक लाइन की हमें दूरी बतानी हो तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे, अगर खाली दूरी लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक, ये 1 यूनिट दे रखा है। जो कोड की लेंथ है वो हमें k² sin π/4। अब देखो पाई की जगह हम जनरली 180 से रिप्लेस कर देते हैं अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो साइन 180/4 हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 होता है मेरे पास रूट 1/√2। क्लियर, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी k²/√2। ये मेरे पास इस कोड की लेंथ हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि जो रेडियस है सर्कल का वो माइनस क्या, साइन π/3 है। अब अगेन 180 रख दूंगा यहाँ पे तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2। तो अगर हम इसके रेडियस की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला दूं, तो ये है -k साइन 60, साइन 60 मतलब √3/। ठीक, हमसे कहा है k की वैल्यू बताओ अगर k इंटीजर है। अब ध्यान से समझेंगे, सबसे पहली चीज तो आप बताओ k पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये तो लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती, तो हमें k अगर नेगेटिव लेंगे तब जाके लेंथ पॉजिटिव बनेगी, मतलब रेडियस पॉजिटिव बनेगा। तो पहली चीज तो मेरे दिमाग में ये आई भैया कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो k क्या लेगा, एक नेगेटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। 4 ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से मेरा आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या k का मान निकालना है, हमें ये लेंथ दे रखी है, हमें ये वाली लेंथ पता है। अगर मुझे ये वाली लेंथ मिल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकता हूं क्वेश्चन को सोल्व। आप देखेंगे अगर सेंटर से कोड की लेंथ पे एक परपेंडिकुलर डाला गया तो हमें पता है ये कोड को 2 हिस्सों में इक्वल भागों में बांटता भी है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, k²/2√2। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस है मेरी -k √3/2, सोल्व करूंगा तो k² इंटू में 3/4। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरे पास 1² डेट इज 1 प्लस
इसका स्क्वायर करूंगा तो k की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसे सोल्व करके बेसिकली के स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा x से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x के दो मान आएंगे, उनमें से अपने क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस के हिसाब से क्या सेटिस्फाई करेगा वो सोल्व करके आंसर निकालूं। दूसरा तरीका मैं ऑप्शन की मदद ले सकता हूं, मुझे पता है इन दोनों में से सही आंसर आना है, -2 या -3, कौन सा ऑप्शन रखेंगे हम यहाँ पे। पहले मैंने -2 रख के देखा क्या सेटिस्फाई करेगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 कट जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पे क्या रखूंगा, 2 की पावर 4 16 बाई 2, 1 + 2 3, सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो यही आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं -3 के साथ जाके देखता। क्लियर है या नहीं है। चले आगे, सेटिस्फाई नहीं करता तो -3 आंसर होता। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि जो एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से, और लेंथ ऑफ डायगोनल रेक्टेंगल का 13 दे रखा है। हमें एरिया बताना है स्क्वायर का जिसका पेरीमीटर सेम है रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। कैसे सोल्व करेंगे, चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ऑप्शंस की मदद लेने से कोई फायदा नहीं, बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल होगा, ये डायगोनल कितना दे रखा है हमें, 13 दे रखा है। कहता है कि लेंथ क्या है, ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अगर मैं कहूं ये x है तो ये x + 7 होगा। अब एक तरीका तो है कि यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और सोल्व कर लूं, ठीक है, तब भी मेरा आंसर आ सकता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर करूंगा, आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप लॉजिक लगाएं, भैया ट्रिपलेट्स बनेंगे ना, यहाँ पे 13 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, हमें पता है 13 12 और 5 के साथ ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 12 और 5 पॉसिबल है क्या, आप देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 7 का ही है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो लेंथ कितनी होगी मेरी, 12 होगी, और ये मेरे पास क्या होगा, 5 होगा, वैल्यू निकल गई मेरी, राइट। आगे बढ़ते हैं अब ये दोनों वैल्यू निकल गई, तो पेरीमीटर क्या होता है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आयत का परिमाप बराबर है एक स्क्वायर के वर्ग के पेरीमीटर के। तो 12 + 5 दैट इज 17 इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 34, ये हो गया इसका पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, अगर इसकी साइड को मैं y मान लूं तो ये होता है 4y, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, 34/4 दैट इज 17/2। अगर एरिया की बात करूंगा तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 289 डिवाइडेड बाय 4 होगा, काट देंगे तो 72.25, यही आंसर आएगा मेरा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, सिंपल था, फॉर्मूला पता होंगे सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब देखो क्या कह रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसके डायरेक्टली ट्रिक भी हमें पता होती है, आपने अगर मेंस्ट्रुएशन वाली मेरी लीफ वाली क्लास देखी होगी, यूट्यूब पे भी डाली हुई, उसमें भी इसकी ट्रिक याद करा रखी है, अभी आप फिलहाल बेसिक से सीख लो। जब मेरे पास सर्कल स्क्वायर का और सर्कल का पेरीमीटर बराबर होगा, अगर पेरीमीटर इक्वल हो गया इन दोनों फिगर्स का, या फिर आप ये मान के चलो एक सर्कल का पेरीमीटर किसी भी 2D फिगर के बराबर हो जाए, तो जो सर्कल का एरिया होगा बाकी सारे 2D फिगर के एरिया से बड़ा होता है, ये हमें कंसेप्ट पता होता है। हमें रेशियो बताने एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ स्क्वायर। चार ऑप्शन देखें फिट हो रहा है, चलो उसे छोड़ के चलते हैं, क्वेश्चन को बेसिक से ही सोल्व कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr, मतलब 2 × 22/7 इंटू में r, और ये बराबर है, इसकी साइड को अगर मैं x मान लूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4x के। क्या मैं रेडियस और साइड के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ, 4 से काटूंगा ये 11 बचेगा, और रेडियस रेशियो x ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 7/11 के। ये साइड रेडियस का और स्क्वायर की साइड का वो आ गया। अगर एरिया की बात करूंगा तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², तो 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, तो सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर डेट इज 11²। तो यहाँ पे मेरे पास 11 से 11 कटेगा एक, ये रह गया 11, और यहाँ पे 7 × 2 14 बचेगा।
14:11। ये याद भी रख लेना, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर पेरीमीटर सेम हो सर्कल और स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 14:11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करेंगे। कहता है लेंथ और ब्रेथ एक रेक्टेंगल की अगर हमने 10% से इंक्रीज कर दी तो परसेंटेज चेंज एरिया में क्या होगा। कोई फिगर की जरूरत नहीं है, लेंथ को इंक्रीज कराए 10% से और ब्रेथ को डिक्रीज कराए 10% से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं नया एरिया निकालूं, मल्टीपल अप्रोच से करने के, आप डायरेक्टली भी अगर 10 से चेंज हो रहा है तो आप डायरेक्टली -1% आंसर कर सकते हो, मुझे पता है। लेंथ इंक्रीज हो रही है 10% से और ब्रेथ डिक्रीज हो रही है 10% से। तो मल्टीपल तरीकों से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर ये मेरे पास फॉर्मूला होता है एक चीज इंक्रीज हो रही हो एक चीज डिक्रीज हो रही हो, तो फॉर्मूला होता है नेट चेंज निकालने का a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। अगर आप ये भी यूज कर लेंगे तो 10, जो घट रहा है पॉजिटिव, जो घट रहा है नेगेटिव, 10 इंटू में -10 डिवाइडेड बाई 100, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1, मतलब एरिया 1% से डिक्रीज करेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जब ये सेम हो जाए दोनों, तो हम डायरेक्टली कहते हैं जो नेट चेंज आएगा वो आता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 नेगेटिव में, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, तो इसे करूंगा तो भी -1% आ जाएगा। एक तरीका हमारे पास ये होता है कि आप डायरेक्टली लिखो कि भैया एरिया न्यू डिवाइडेड बाई एरिया ओल्ड, लेंथ बढ़ी 10% से, तो लेंथ जो पहले थी उसका क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ब्रेथ क्या हुई, 10% से डिक्रीज हुई तो उसका 9/10 हो जाएगा। ओल्ड क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था। सोल्व करेंगे तो 99 डिवाइडेड बाई 100, पहले से कितना डिक्रीज हुआ, एक का, कितने पे, 100 पे, तो कितना चेंज आया, 1%। ठीक, एनी मेथड यू कैन यूज डिपेंडिंग अपॉन क्या वैल्यू दी है, वरना अगर एक में 10% का इंक्रीज और एक में 10% का डिक्रीज, तो डायरेक्टली -1 हम लिख सकते हैं कि 1% डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब क्या रहा है हमारे पास, ये फिगर थोड़ी सी गलत डली हुई है। दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स इज इतना, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स। देखो पैरेललोग्राम के अगर मैं एरिया की बात करूं, ये होता है साइड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब शॉर्टर साइड ले लूं मैं, तो दो साइड है हमारे पास, एक 36 है और एक 27 है। ठीक है, जो शॉर्टर साइड्स के बीच में डिस्टेंस है परपेंडिकुलर 12, तो शॉर्टर साइड है मेरी 27 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड्स के बीच में है 12, ये एरिया के बराबर होगा। ऐसे ही अगर मैं बड़े वाली साइड ले लूं, डेट इज 36, तो बड़े वाली साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मान लेता हूं मैं डी, ये भी एरिया के बराबर होगा। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अभी रीजन भी इसका बता दूंगा, 9 से काटूंगा 3 और 4 से काटूंगा 3, डी का मान आ गया 9। देखो पैरेललोग्राम मेरी किस तरीके की फिगर होती है, अगर आप ध्यान देंगे, पैरेललोग्राम मेरी कुछ इस टाइप की फिगर होती है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो मेरे पास यहां से, जैसे ये लोंगर साइड्स हैं, तो लोंगर साइड्स के जो बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होगा ये, और अगर मैं शॉर्टर साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो ये शॉर्टर साइड्स है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। तो होता क्या है कि लोंगर साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कम होता है कंपेयर टू जो डिस्टेंस होता है शॉर्टर साइड्स के बीच में। अगर मैं एरिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जाने की कोशिश करूंगा, तो देखो मैं यहाँ पे अभी ये लोंगर साइड्स को देख रहा हूँ, ये मेरी एल लोंगर साइड हो गई, ये मेरी डिस्टेंस हो गया डी। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर में अगर मैं एक डायगोनल बना दूं तो दो इक्वल एरियाज में स्प्लिट करता है, तो मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अगर ये दोनों एरिया बराबर हैं तो ये वाले ऊपर वाले ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूं, ये वाले ट्रायंगल का, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू में डी। और अगर पूरे पैरेललोग्राम का निकालूंगा तो मुझे पता है ये हाफ एरिया है, ये नीचे वाला भी ऐड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एल इंटू डी। जो मेरे पास पैरेललोग्राम की लेंथ है और उसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो मेरे पास एरिया निकल के आ जाता है। वही फॉर्मूला मैंने यूज करके यहाँ पे आंसर निकाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्रेपीजियम, एक समलंब
समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, उसके पैरेलल साइड्स का लेंथ का रेशियो दे रखा है 3:2। अब देखो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है ऐसा, जिसकी दो साइड्स मेरी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इन दोनों पैरेलल साइड्स का रेशियो दे रखा है मुझे 3:2 लेंथ का, तो इसे मैं 2x लिख सकता हूं, इसे 3x लिख सकता हूं बड़े वाले को, और इसे लिख सकता हूं 2x। जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो 15 दे रखा है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा, और ये मुझे दे रखा है 15। आगे कहता है कि एरिया दे रखा है ट्रेपीजियम का 1350, तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के लेंथ्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम होता है हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, और हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है मेरे पास 2x, ये है 3x, तो ये हो गया 5x, इंटू में हाइट दे रखी है 15, ये किसके बराबर है, ये बराबर है मेरे पास 1350 के। पूछा क्या है हमसे, डिफरेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स। 2x और 3x के बीच का डिफरेंस कितना है, x, मुझे x का मान निकालना है। अगर मैं सोल्व भी करूंगा, आप देखेंगे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैंने, तो ये बन जाएगा 2700, और 75 से 2700 को काट लेंगे, मेरे पास क्या आएगा 1350 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2700, और ये 5 इंटू में 15। कैसे कट कर सकते हैं, आप कहेंगे सर 5 इंटू 5 25 से 100 को काटूंगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 3 से इसे काटूंगा तो 9 आएगा। 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलें आगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, नींद सी आने लग गई। चल, क्वेश्चन में कहता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताना है जिसकी पैरेलल साइड्स 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच में कितना है, 20 है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली करेंगे। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 प्लस 18 दैट इज 30 इंटू में 20, यहां से काट दूंगा तो आंसर आ गया 300। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कहता है एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 4p+2 साइड्स हैं, p एक पॉजिटिव इंटीजर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल टू दैट ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच का रेशियो बताना है। रेगुलर पॉलीगन की बात करूं मैं, ठीक है, नियमित बहुभुज की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिवाइडेड बाय n, सॉरी 360 डिवाइडेड बाय n होता है। ठीक है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का ये होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी साइड 4p+2 दे रखा है, तो n को किससे रिप्लेस करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे हम 4p+2 से, तो मेरे पास 2 से 2 एलिमिनेट होगा, यहाँ पे रह जाएगा ऊपर 4p इंटू में 180 डिवाइडेड बाय, अब ये n से n तो यहाँ पे कट ही गया था तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये 360 है, यहाँ से काटूंगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 2 बचेगा, तो 2p/1। दिस इज माई आंसर। क्लियर है सभी लोगों को। अब देखो कहता है मेरे पास एक रूम है जिसकी वॉल्यूम हमें दे रखा है 1680 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है इतना, हमें हाइट बतानी है। सीधा हिसाब है भाई, रूम क्या होता है मेरा, एक तरीके का प्रिज्म होता है, ठीक है, क्यूबॉइड इज अ टाइप ऑफ प्रिज्म। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ बेस हमें दे रखा है कितना, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ बेस दे रखा है हमें 112, ठीक है, हमें हाइट बतानी है, अगर वॉल्यूम दे रखी है हमें
1680। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो एरिया ऑफ बेस मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, हाइट निकाल लेंगे। आप सीधा सीधा देखेंगे, इससे काटूंगा 10 से बड़ी पार्ट कुछ जाएगा, 15 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 10 गुना से ज्यादा ही है, और 20 गुना तो पहुंच नहीं पाएगा पूरा। 4 ऑप्शन को देखा, आंसर आ गया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक होल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, हाइट है हमारे पास 2.5 मीटर है, और जो विड्थ है वो हमारी 4 मीटर है। इसका एक डोर 1.5 इंटू 1 mm है। तो अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में घुस जाते हैं, जो डोर होगा ये मेरा, इसकी कुछ डायमेंशन दे रखी है 1.5 इंटू में 1, और कहता है कि 2 विंडोज हैं, कहीं भी हो सकती हैं, 1 में बाय 0.5। तो 2 विंडो मैं कहीं भी बना सकता हूँ, हो सकता है पीछे वाली दीवार पे हो, यहाँ पे, चलो एक यहाँ पे बना लेते हैं, एक यहाँ पे, कहीं भी हो सकती है 2 विंडो, एक 1 0.5 1 0.5, इस तरह की कोई मेरे पास रूम है। हमें बताना है कि वॉल्स को अगर कलर करना है तो क्या कॉस्ट आएगी। अगर मेरे पास पर स्क्वायर मीटर पेंट करने की प्राइस है 12, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी पेंटिंग की बात आती है, अगर आप घर में भी हैं तो जमीन पे पेंट नहीं होता है, चारों दीवारों पे पेंट होता है और छत पे पेंट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जहां खिड़की होगी उस पर पेंट नहीं होगा, जो दरवाजा होगा उस पर भी पेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो पेंटेबल एरिया जिसपे मुझे पेंट करना, वो हम कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर रिक्वायर्ड एरिया, सबसे पहले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों पे पेंट होना है, तो वो होता है 4HL प्लस बी, ठीक है। हाइट और L प्लस बी, ये हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। फिर छत पे पेंट होगा, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये तो हमारा वो हो गया एरिया, लेकिन यहाँ पे खिड़की और दरवाजे का पेंट नहीं होना है, तो वो एरिया भी घटाना पड़ेगा। तो मतलब एक्स्ट्रा एरिया जो घटाना है वो हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो क्या होगा मेरे पास 4, हाइट कितनी है मेरे पास, यहाँ पे हाइट दे रखी है हमें 2.5, लेंथ प्लस ब्रेथ कर दूंगा तो 4 + 10 14 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 4 × 10 40 हो जाएगा, माइनस एक्स्ट्रा एरिया कैसे निकालेंगे। देखो, गेट है, रेक्टेंगुलर होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया रेक्टेंगल का, तो 1.5 इंटू में 1 1.5। विंडोज मेरे पास 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायमेंशन क्या है 1 और 0.5, 1 × 0.5, ये मेरे पास क्या हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास 2.5 बना है ना टोटल, सॉरी 1 बनेगा ये, और 2.5, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू क्या बनेगी 10 140 180, 180 माइनस 2.5 177.5। इतना एरिया हमें पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इतने स्क्वायर मीटर है, एक स्क्वायर मीटर की कीमत है 12 रुपए। 12 5 से करूंगा 06 कैरी फॉरवर्ड, 7 जा 84, 99 कैरी फॉरवर्ड, 84 3, 9 कैरी फॉरवर्ड 2130। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या, एक सेकेंड। ये 4H नहीं होता, 2HL प्लस भी होता है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू आएगी, ये आएगी 5 14 70 110 माइनस में 2.5 107.5, और कॉस्ट निकालूंगा तो ये आ जाएगा 12 इंटू में 107.5, 1290। दिस इज माई आंसर। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास क्यूबॉइड से ही रिलेटेड है। एक रेक्टेंगुलर वीट की फील्ड है जिसका एरिया हमें दे रखा है 1682 मीटर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 129 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 2 की पावर c। लेंथ और ब्रेथ पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा।
ABC पॉजिटिव इंटीजर हमें ये कहा गया है। देखो अगर ABC पॉजिटिव इंटीजर है, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकता हूँ, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हो सकता है देख के कि मुश्किल सा आ गया, क्या करें इसमें। अगर ABC पॉजिटिव इंटीजर है तो मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे आप? कहेंगे सर मिनिमम वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, तो ABC की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। अगर ABC की भी मिनिमम वैल्यू मैं 1 यहां पे रख देता हूं, तीनों की मिनिमम पे जा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं पैरामीटर जो भी होगा इससे बड़ा ही होगा। अगर तीनों जगह मैंने 1 रख दिया तो 29 इंटू में 3 87 इंटू में 2 174। मेरा जो पैरामीटर होगा ये या इससे बड़ा होगा। ये तीनों ऑप्शन तो छोटे हैं तो ये वैसे ही कट गए, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है। ये हो गया डायरेक्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का ऑप्शन की मदद से। अब बेसिक से भी सीख लोगे भैया, बेसिक से भी आना चाहिए। ऑप्शन में अगर और कोई भी होता 174 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी ऑप्शन में देता, जैसे 348 भी ऑप्शन में होता, तो उस केस में क्या करते, डायरेक्टली मार्क नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो उस केस में कैसे करते देखो। देखो पैरामीटर होता है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब एक तरीके से हमारे पास यहाँ पे बेस रेक्टेंगुलर हो गया। ये क्यूबॉइड की फिगर बना रखी है। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूंगा, रेक्टेंगल होगा ये। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे पास एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। पेरीमीटर होता है ट्वाइस L प्लस B, ये हो गया पेरीमीटर। और एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है मुझे 1682, और ट्वाइस इंटू में L प्लस B ये दे रखा है मुझे 29 की पावर A इंटू में 3 की पावर B इंटू में 2 की पावर 1। अच्छा, अब सोल्व करेंगे। अगर आप इसे फैक्टर्स में स्प्लिट करने की कोशिश करें, जो एरिया है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड करूंगा पहले 2, 841 क्या होता है? ये होता है मेरे पास 29 का स्क्वायर, तो ये होगा मेरे पास 29 इंटू में, क्या यही फैक्टर्स बनेंगे मेरे पास इसके? अगर एरिया को मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करी, इसे फैक्टर्स में स्प्लिट करा, तो मेरे पास यही वैल्यू बन सकती है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे 29 का भी मल्टीपल ट्वाइस इंटू L प्लस B चाहिए। 29 कॉमन कम मिलेगा मुझे इसमें, जब लेंथ भी मेरा 29 का मल्टीपल होगा और मेरा ब्रेथ भी 29 का मल्टीपल होगा, तभी मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। और भी केसेस बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस देख के मुझे नहीं लगता कि और कोई केस जा पाएगा। ठीक है, चांसेस है मेरा लेंथ भी 29 का मल्टीपल हो और मेरा ब्रेथ भी 29 का मल्टीपल हो, जब भी मुझे यहाँ पे 29 मिलेगा, अदर केसेस में नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर इस तरीके से तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर 3 ले लो, 3 भी इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तभी 3 कॉमन मिलता है। नहीं, 3 के लिए हमारे पास केसेस पॉसिबल है। 29 इंटू में 1 अगर ये हो जाए और 29 इंटू में 2 ये हो जाए, तो 1 प्लस 2 भी तो मिलकर मुझे 3 दे सकता है ना। लेकिन कोई दो ऐसे पार्ट में इसे स्प्लिट कर पाना जिन दो का सम मिला के मुझे 29 मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हमारे पास बचता है बेसिकली वो बचेगा कि मैं कहूंगा लेंथ हो सकता है मेरी 29 इंटू में 2 हो, लेंथ को हम जनरली लंबा कंसीडर करते हैं, और ब्रेथ हो 29 इंटू में 1। तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू बनेगी 2 इंटू में 29 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1। अब ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है इससे, तो मेरे पास क्या आ गया? ए भी 1 आया, बी भी 1 आया और सी भी 1 आया। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर चाहता तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाता तो काफी अच्छे लेवल का सवाल बनाया जा सकता था। ये बहुत बेसिक कर दिया कि ऑप्शन से भी कर सकते हो, और यहाँ पे भी क्लियरली सारी की सारी चीजें दिख रही हैं। थोड़ा सा मुश्किल अगर एग्जामिनर बनाना चाहे इस तरह के क्वेश्चन को, तो वो काफी लोग उसमें फंसेंगे। दिस वाज वन क्वाइट इजी वन। चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूब का जिसकी वॉल्यूम हो 64। अब क्यूब क्या होता है? एक ऐसी फिगर, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब क्या हो जाए? सेम हो जाए, डेट इज वॉल्यूम होता है इसका साइड का क्यूब। तो ए क्यूब मेरे पास कितना हो गया? 64। ए का मान आ गया 4। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6 इंटू में ए स्क्वायर। तो 6 इंटू में 4 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 16 इंटू में 6, 96। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कहता है टोटल सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर का हमें दे रखा है इतना, रेडियस भी दे रखा है, हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है। टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर क्या होता है, बेलन क्या होता है हमारे पास, एक ऐसी सी फिगर, ठीक है, जिसका ऊपर ये सर्कुलर पार्ट होता है, बॉटम पे भी सिमिलर हमारा सर्कुलर पार्ट होता है और उसकी कुछ हाइट होती है, ठीक है, बीच में स्पेस होता है। अगर हम बात करें इसके अंदर हमारे पास एक रेडियस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसे हम बोलते हैं हाइट। मेन दो कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, ठीक। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस आर, और वॉल्यूम भी हमसे यहाँ पे वॉल्यूम की भी बात की गई है। वॉल्यूम होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, और एक यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात नहीं की गई, लेकिन लिख लो फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, ठीक। तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया से चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है 297, रेडियस दे रखा है 3.5, डेट इज 7/2। अगर मैं ये यूज करूंगा तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7/2, ऑल्दो हमें पता होता है जब रेडियस 7/2 होता है तो ये वाला पार्ट मेरे पास किसके बराबर आता है, ये 22 होता है सोल्व करके, ठीक है, ये चीज पता है मुझे, ये हम याद भी करते हैं सर्कल वाले में, लेकिन अभी पूरा करके ही दिखा रहा हूं मैं आपको। और ये h प्लस 7/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहां से ये कटेगा, यहां से ये कटेगा, 22, और ये बचा मेरे पास इधर 11 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, और 11 से कटेगा 27। 27/2 में से 7/2 को घटाऊंगा तो 20/2, हाइट का मान आ जाएगा मेरे पास 10। अगर हाइट 10 हो गई तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मेरे पास रेडियस 3.5 हो तो मेरे पास ए पाई आर स्क्वायर उस केस में होता है 38.5, और हाइट को 10 रख दूंगा तो 385 मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। अदरवाइज बेसिक से कर लेते हैं, 22/7 इंटू में मेरे पास 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 10, सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 385। कुछ चीजें हम हमेशा याद करके चलते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मेरे पास रेडियस का मान हो 7 तो मेरे पास 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस सर्कल की अगर मैं बात करूं ये होता है 44, और एरिया पाई आर स्क्वायर ये होता है 154। ये बहुत जगह यूज होता है, डायरेक्टली सर्कल में और इनडायरेक्टली स्फीयर, कौन सब जगह आ जाता है धीरे धीरे, ठीक है, सिलेंडर। अब इसमें जैसे जैसे हम चेंजेस करते हैं, ये पेरीमीटर है, एरिया है, रेडियस है, सर्कल की मैं बात करूं, अगर रेडियस को मैंने आधा कर दिया 7/2 कर दिया तो ये 22, रेडियस आधा हो गया, यहाँ पे आधा करूं तो 1/4 का फैक्टर आता है, ये होता है 38.5। अगर मैंने ये कर दिया डबल रेडियस, तो ये रेडियस मान लो 14 कर दिया, तो ये भी डबल हो जाएगा मेरा, ये बन जाएगा 88, और ये 4 गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 616, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारी की सारी वैल्यू, जिसमें 3 लिखी है अभी जो सबसे ज्यादा यूज होती है, एक और यूज होती है, डेट इज 21/2 कह सकते हो, या फिर 10.5, उस केस में पेरीमीटर आपका 66 होता है, ये याद रख लोगे, अच्छी चीज है, ठीक है। इस तरह से आप उसका एरिया भी निकाल सकते हो, 3/4 जो भी होता है, मेनली ये यूज होते हैं, इन्हें आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अगला सवाल कहता है कि एक सिलेंडर के रेडियस को ट्रिपल कर दिया और हाइट को आधा कर दिया, तो रेशियो क्या होगा न्यू वॉल्यूम और ओल्ड वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, रेडियस को क्या कर रहे हैं ट्रिपल, और हाइट को हाफ। तो आप डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली निकाल लो, वरना वॉल्यूम न्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ओल्ड करके अगर मैं लिखूं तो पाई, पहले अगर रेडियस ये था, नया रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ट्रिपल हो गया तो 3r का होल स्क्वायर, हाइट क्या हो गई, आधी हो गई तो h/2, और नीचे तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। आप देखेंगे ये 9 बनेगा, ये 2 बचेगा, 9/2 तो ये आ गया, और बाकी सारा कट जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो 9/2 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से आंसर बताइए। सिलेंडर की वॉल्यूम बतानी है जिसका रेडियस हमें 7 और हाइट 10 दे रखा है, तो फटाफट से कर सकते हैं, 1540, यही आ रहा है आंसर। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैंने बताया पाई आर स्क्वायर अगर रेडियस 7 हो तो क्या होता है 154 होता है, और इंटू में 10। तो पढ़ते पढ़ते आंसर मार्क कर देंगे जो बच्चे सीरियस होंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है। 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से रिलेटेड आ गया,
कहते हैं कि उस कोन की वॉल्यूम निकालिए जिसका बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 12 है। अब इसमें भी वही यूज हो जाएगा, बेस रेडियस 7 है और हाइट है 12। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो रेडियस 7 आ गया, पाई आर स्क्वायर अगेन 154 हो जाएगा मेरे पास, और ये हाइट है 12 और रेडियस है 1/3। तो यहां से काटूंगा 4, 154 इंटू 4 616। क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई मैं ऑप्शंस की मदद नहीं ले रहा, कोई डिविजिबिलिटी रूल वगैरह चेक नहीं कर रहा, डायरेक्टली आंसर्स आ रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें अगर हम याद रख पाए तो। अगला सवाल, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है एक कोन का जिसकी हाइट हमें 3 मीटर दे रखी है और रेडियस 4 मीटर दे रखा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है पाई को 22/7 लेके। देखो अगर मेरे पास क्या है, रेडियस 4 है और हाइट 3 है, तो यहाँ पे ये जो कोन है इसकी ये स्लांट हाइट जिसे हम बोलते हैं, ये क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तब भी 5 आ जाएगा, या फिर आप ट्रिपलेट देख लोगे, 3 4 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 5 के साथ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और पाई है 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 4 और स्लांट हाइट आ गई 5, 20 44 440 इन भाग 7, ये आ जाएगा मेरे पास 63 अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया थ्राइस एज बिग एज द बेस ऑफ एरिया। जो लेटरल सरफेस एरिया वो 3 गुना है बेस एरिया का। डायमीटर कोन का हमें 1 मीटर दे रखा है, तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या हो। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया प्लस हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ बेस, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो ऑलरेडी 3 गुना है एरिया ऑफ बेस के, तो ये मेरे पास 3 एरिया ऑफ बेस बना, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 एरिया ऑफ बेस। अब रेडियस कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, रेडियस हो जाएगा 1/2, तो 4 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा और ये वैल्यू बचेगी पाई, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है जिसका डायमीटर हमारे पास 21 दे रखा है। कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, स्फीयर आपकी बॉल जैसी होती है जिसका सिर्फ एक ही यूनिट हम याद करते हैं, डेट इज रेडियस। ये भी रेडियस, सब कुछ रेडियस होता है, 3D फिगर होती है। वॉल्यूम होती है इसकी 4/3 पाई आर क्यूब, और फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस, डायमीटर अगर 21 है तो ये होगा 21/2। यहां से काटूंगा 4 और 2 8, यहां पे बचेगा 11, ये कट जाएगा 21 इंटू 21 441 इंटू में 11 करेंगे। 11 का मल्टीपल रूल आपको पता ही है, 1 4 + 1 5 4 + 4 8 और यहाँ पे बचा 4। खत्म हो गया। कोई डिविजिबिलिटी रूल मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाया, वरना डिविजिबिलिटी रूल में आप ये देख सकते थे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 11 से डिविजिबल है। जहां जहां पाई आता है हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो आंसर होगा चांसेस है हमको ज्यादा, अगर अप्रोक्सीमेट में नहीं पूछा तो 11 का मल्टीपल होगा। चार ऑप्शन में अगर आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हो तो ये 11 से नहीं कटता, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे जितनी भी वैल्यूज होती है उनका सम, इवन प्लेस पे जितनी वैल्यूज होती है उनका सम करते हैं और आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर 11 से डिविजिबल हो तो हम कहते हैं हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 4 + 1 5 4 + 4 8 8 - 5 क्या आया 3, 11 से नहीं घटेगा। 3 + 6 9 3 + 1 4 9 - 4 5 11 से नहीं कटेगा। 4 + 5 9 8 + 1 9 9 - 9 0 0 आता है तो 11 से कटता है क्योंकि हर वैल्यू से 0 कटता है। 4 और 3 7 2 और 3 1 सॉरी 2 और 1 3, तो 7 - 3 ये आ गया 4, ये भी 11 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो सकता था। बाकी स्पेयर के केस में बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, हम कहते हैं ये 3 से भी कटेगा। किस किस से कटेगा, स्पेयर की अगर वॉल्यूम देखी जाए जनरल केस में, अगर मेरे पास क्या हो रेडियस एक इंटीजर वैल्यू दे रखा हो या इंटीजर ना भी हो कोई जरूरी नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
जब हम पाई को 22/7 यूज करते हैं तो किस किस से कटती है? 3 स्क्वायर से ये हमेशा डिविजिबल रहेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 3 नहीं दिख रहा आपको सॉल्यूशन के, तो आप कह सकते हैं कि 3 स्क्वायर से डिविजिबल होगा, ये आपका 7 स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा, ये आपका 11 से भी डिविजिबल होगा। ये 3 वैल्यूज से आपका हमेशा ही डिविजिबल रहेगा। किसी से भी चेक कर सकते हो आप। बेसिक कंसेप्ट के लिए मेंस्ट्रुएशन का क्रैश कोर्स डाला हुआ, उसमें भी मैंने ये चीज समझाई हुई अच्छे तरीके से, कैसे आता है, क्यों आता है। क्रैश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है मैथ्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो भी देख लेते हैं IBACIO में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमें बताना है कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा अगर इसका रेडियस दे रखा है 7। अब एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? एरिया होता है 4πr²। अब अगेन वही चीज यूज हो गई, देखो रेडियस अगर 7 हो गया तो πr² कितना हो गया? 154, और 4 × 154 भी हमें पता है, कैलकुलेशन नहीं करनी, 616 होता है, खत्म हो गया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन हमारे पास स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है 3 सॉलिड स्फीयर दे रखे हैं जिनकी रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं। इन्हें पिघलाया जाता है और एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बना जाता है। हमें बताना परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा सरफेस एरिया के अंदर। देखो अगर मैं इन तीनों को छोटे छोटे को पिघला के एक बड़ा बनाऊं तो वॉल्यूम इन तीनों के जो सम की वॉल्यूम का सम होगा वो इसके बराबर होगा, है ना। तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इस केस में वैसे हमें याद रहता है कि अगर 3, 4, 5 दे रखा है तो जो बड़े वाला जो स्फीयर होता है इसकी जो साइड होती है वो 6 आती है, रेडियस 6 आता है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ रखा है मेंसुरेशन के अंदर, ये सारे याद भी करा रखे हैं, बट इन केस अगर नए हैं तो सीख लो। देखो तीनों की वॉल्यूम बराबर हो जाए, इसका सम उसकी वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम क्या होती है? 4/3πr³। 4/3π को कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब आएगा, और ये बराबर होगा 3/4π और इसके क्यूब के। सोल्व करेंगे तो ये 4/3π 4/3π कट जाएगा। इन तीनों का सम करूंगा 216 आएगा, और सोल्व करके रेडियस का मान मेरे पास आ जाएगा 6। अगर रेडियस का मान 6 आ गया, अब हमसे पूछता है कि भैया सरफेस एरिया में कितना % डिक्रीज होगा। अब इन तीनों का अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं, सरफेस एरिया ओल्ड, तो वो क्या होगा? 4πr² होता है, 4π को कॉमन ले लिया तो r इसका रेडियस का स्क्वायर प्लस इसका रेडियस का स्क्वायर प्लस इसका रेडियस का स्क्वायर, 3² प्लस 4² प्लस 5², और इसके सरफेस एरिया को निकालूंगा न्यू को, तो 4π इंटू में 6 का स्क्वायर। आप देखेंगे 4π से 4π एलिमिनेट होना है, एक 3² प्लस 4² 5² ही बन जाएगा, तो 5² प्लस 5², 2 × 5² दैट इज 2 × 25, ये आ गया 50, ये हो गया 36। 50 का 36 हुआ, 100 का कितना होगा? 72 होगा, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई, कितना डिक्रीज हो गया? 28। तो कितने % डिक्रीज हो गया 100 पे? 28% डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें क्या आगे हम। So this marks the end of the mensuration questions of IBACIO 2. I hope this video is beneficial to you. कंप्लीट तैयारी के लिए आप RP एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से कराई जाती हैं। अभी तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट ही करते हैं, ठीक है। बाकी आप मैथ्स के लिए द्रोणाचार्य बैच अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट क्रैश कोर्स के अवेलेबल है, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। इंग्लिश में भी क्रैश कोर्सेज की 3 वीडियो आप देख सकते हैं। जीके में क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है, करंट अफेयर्स की अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है दैट यू कैन यूज इन योर प्रिपरेशन। आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।